Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the previous year questions of an important unit of physical chemistry, that is electronic spectra. बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के आपके 4 यूनिट्स हैं जो आ रहे हैं सिलेबस में. उसमें से जो लास्ट यूनिट है फेज इक्विलिब्रियम, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ. अगर किसी बच्चे को वो नहीं मिला है एंड आपने अभी तक वो प्रिपेयर नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उस वीडियो में भी आपको पूरे फेज इक्विलिब्रियम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब उसमें कवर्ड है एंड आपको रिटन मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है कि हर क्वेश्चन में आपको क्या क्या पॉइंट्स लिख कर आने हैं. सो दैट विल बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ होल यूनिट. नेक्स्ट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आज की वीडियो में भी सेम पैटर्न रहेगा. आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी टॉपिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जितने भी हो पाए मैक्सिमम. एंड उसमें आपके मेजर टॉपिक सारे के सारे कवर हो जाएंगे. एंड साथ ही मैं आपको इसमें भी रिटन मटेरियल प्रोवाइड करूँगी और वो रिटन मटेरियल आपके हर आंसर के लिए होपफुली इनफ रहेगा. ठीक है जी. बाकी ये है कि अगर आप ये सब क्वेश्चंस करने के बाद एक बार चैप्टर रीड भी कर लो बुक में से तो उससे आपका एक लैंग्वेज आपको और मिल जाती है, एक शॉर्टी हो जाती है. ठीक है. सो ऐसे आप कर सकते हैं प्रिपेयर. स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इस यूनिट से, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स. इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई इज इट प्रिफर्ड. How does it help in calculation of dissociation energy of a molecule? सो बच्चों ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा गया एंड जैसे कि आप देख भी सकते हो एक सिंगल क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन उसके अंदर ही पूछ लिए गए हैं. तो इसको हम स्टेप वाइज एक एक क्वेश्चन के पार्ट को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले उसने क्या पूछा है, व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड वेरी कॉम्प्लेक्स. यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम आता है वो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है एंड कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद उसको हम क्यों प्रिफर करते हैं, क्यों काफ़ी जगह यूज़ करते हैं. तो इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, तभी तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं. तो देखो, जब भी कोई मॉलिक्यूल विजिबल रीजन या यूवी रीजन में यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइट एब्सॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है. यही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है एंड उसके बाद वापस जब एमिशन होता है तो उसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है. ठीक है जी. अब ये कॉम्प्लेक्स ही होता है. द रीजन बिहाइंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज, देखो जब ट्रांजिशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में यानी कि कोई भी ग्राउंड स्टेट है उससे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो होता क्या है, यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के साथ वाइब्रेशनल लेवल्स भी प्रेजेंट होते हैं और रोटेशनल लेवल्स भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं. यानी कि कभी भी हम खाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं देख रहे थे, उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल कपलिंग भी होती रहती है. सो यहाँ पे जब भी हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन एनी स्टेट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी. ठीक है जी. सो ये रीज़न हो गया कि वो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग भी होती रहती है. तो हर एनर्जी लेवल में वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी भी प्रेजेंट होती है. दैट इज एनर्जी ई इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी. अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. हाउ डज इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल. अब ये डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करने में कैसे हेल्प करता है ना. देखो, अच्छा एक पॉइंट और मिस हो गया ना. हम ये देख रहे थे कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया. अब ये कॉम्प्लेक्स होता है स्टिल इसको हम प्रिफर क्यों करते हैं. तो बच्चों उसका रीज़न ये होता है कि देखो अगर हम बाकी रीजन्स के कंपैरिजन करें यानी कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है काफ़ी अलग अलग टाइप्स की होती है, बट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, जो भी स्पेक्ट्रा का जनरेशन हो रहा है, दैट इज इन दी विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन. तो ऑब्वियसली इसको हम स्टडी भी ईजिली कर सकते हैं, ये फोटोग्राफ भी हो सकता है एंड इसके जो ट्रांजिशंस हैं, जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही क्लियरली आपको मिल जाता है. तो इसीलिए ऑब्वियसली हम इसको स्टडी करना प्रीफर करेंगे, है ना जी. चलो नेक्स्ट उसने पूछा है कि यही इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं एक मॉलिक्यूल की. तो देखो होता क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसमें डिसोसिएशन कैसे होगा. जब बॉन्ड्स वाइब्रेट करेंगे, बॉन्ड्स एक दूसरे से वाइब्रेशन होगी कॉन्टिन्यूसली, बॉन्ड ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा, है ना. ठीक है.
तो देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में ये ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो अलग अलग लाइंस होती है ना जो ट्रांजिशंस को शो कर रही होती है, उनके बीच में जो स्पेस होता है, उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। पहले जो स्पेक्ट्रम में लाइंस होती हैं वो क्लियरली विजिबल होती हैं, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे उनके बीच में स्पेसिंग क्या होती है, कम होने लगती है, वो क्लोज क्लोज दिखने लगती हैं जो स्पेक्ट्रम बन रहा है। जैसे जैसे उनकी ऑब्वियसली जो ट्रांजिशन है वो क्लोज क्लोज आ रही है, जो लाइन स्पेक्ट्रम में लाइंस हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें सिंबल तो दिखाई नहीं देगी, हमें कैसे दिखाई देगा, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जैसे दिखता है, जिसको हम बैंड भी बोलते हैं। तो इसी पॉइंट पे जब हमें अलग अलग सेपरेट लाइन स्पेक्ट्रम दिखना बंद हो जाता है और वो एक बैंड की तरह, एक कंटिन्यूम की तरह दिखता है, उसी फ्रीक्वेंसी पे डिसोसिएशन स्टार्ट होता है। तो हम बैंड को ऑब्जर्व करके, स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि जहाँ से बैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूम दिखना स्टार्ट हुआ है, वही पॉइंट से मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है। तो उस पॉइंट को देख के हम मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन सभी पार्ट्स का आंसर देना है और ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा यूनिट है। इसमें सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक हैं जिनमें बिल्कुल क्लियर आंसर है, ज़्यादा डेविएटिंग आंसर नहीं कि आपको कुछ भी पूछ लेगा और आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट आंसर होता है, वही आपको लिख के आना है, ठीक है जी। चलो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल। सो बच्चों इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे कि फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल क्या होता है। फिर इसमें हमारे पास कर्व्स होते हैं, बेसिकली ग्राफ में हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन कर्व्स को आप ड्रॉ कर सकते हो एंड देन उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हो कि फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल जो स्टेटमेंट बता रहा है वो कैसे एप्लीकेबल है, ठीक है, कैसे वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कर्व के थ्रू भी वो प्रूफ हो रहा है, ठीक है जी। सो सबसे पहले स्टेटमेंट हो गई, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल एन इलेक्ट्रॉनिक transition takes place so rapidly that a vibrating molecule does not change its internuclear distance appreciably during transition। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसमें जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो वो इस तरह से और इतनी फास्ट वाइब्रेट करता है कि ट्रांजिशन भी हो जाता है बट उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होता, इतना चेंज होता है कि वो विजिबल नहीं होता ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है, आप बता नहीं सकते कि इसने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर लिया। सो ये स्टेटमेंट हो गई। फिर उसके बाद आप कर्व देख सकते हो, जो कर्व है पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अगेंस्ट हम प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हमने क्या प्लॉट किया है, पोटेंशियल एनर्जी। सो इनका जो प्लॉट है उसमें आप देख सकते हो कर्व कैसा आ रहा है, ठीक है, इसमें जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दीज रिप्रेजेंट आर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, ठीक है, या इनको हम बोल सकते हैं कि वाइब्रेशनल लेवल्स ऑक्यूपाई क्या कर रहे हैं सिस्टम में, वो शो कर रहा है। अब इसके बारे में आप क्या लिखोगे, लाइंस कुछ ये बताओगे दैट दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। फिर आप ये बताओगे दैट एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल लाइन। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो वाइब्रेशनल लाइंस दिखा रहे हैं क्या क्या लेवल्स हैं, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो आप ऑब्वियसली एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन दिखा रहे हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विजिबल होगा। अब देखो प्लॉट किसका है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है जी। अब इसको आगे समझते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें लिखना है। देखो इस ग्राफ में आप देख रहे हो पॉइंट पी, तो आप बताओगे कि जो पॉइंट पी होता है वो मिनिमम एनर्जी पोजीशन है ना, वहां पे एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, उस पॉइंट पे एटम्स कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं जहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है उस मिनिमम पोजीशन पर, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दें सिस्टम में तो होगा क्या, जो वाइब्रेशनल लेवल पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे अलग, V = 0 V = 1, उनको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो कहाँ तक जा सकते हैं, जो आप देख रहे हो VD वाइब्रेशनल लेवल हमें दिखाई गया, वहां तक उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर VD पर ट्रांसफर हो गया तो यानी कि 0 से पूरा VD तक चला गया, तो उसके हिसाब से जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है पहले तो मिनिमम था, अब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली डिसोसिएट होंगे, ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, है ना, बट इस स्टेज पर पहुंचने से पहले यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कंप्लीट होने से पहले, डिसोसिएशन होने से पहले सीधा VD मॉलिक्यूल में, VD जो एनर्जी लेवल है उसमें ट्रांजिशन नहीं होता, पहले जैसे मान लो 0 एक्साइटेड स्टेट है उससे किसी हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, V = 4 में हो गया, 5 3 2 1 कहीं भी, वहां से फिर हाईएस्ट जब VD में ट्रांसफर होगा तब जाके मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है।
अब डिसोसिएशन होने पे होगा क्या, कैसे ट्रांजिशन होगा, वो आप सेकंड कर्व से देख सकते हो। यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ही ग्राफ बनाया है, बट दो एनर्जी लेवल्स ले लिए। एक हमने कर्व बना लिया ई नॉट के लिए, जो कि हमारी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। फिर हमने एक कर्व बना लिया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए, जो कि E1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, तो आप देख सकते हो अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं ए डैश से, ठीक है, ऊपर वाली लेयर में, तो देखो ए डैश से जो ट्रांजिशन हो रहा है, आप स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन बनाओगे, कहाँ तक जा रहा है, सी तक, ठीक है। इसी तरह से जो बी से ट्रांजिशन शुरू हो रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, डी तक। तो बी से डी में जब ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन ई नोट से E1 में तो चला गया, ऐसे ही ए डैश से जब सी में ट्रांजिशन हुआ, सी पॉइंट तक हुआ, तो एक्साइटेड स्टेट में तो पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, बट आप देख सकते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। जो ई नॉट है उसमें भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो था, और जो E1 है उसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो डी के कॉरस्पॉन्डिंग है वो बिल्कुल सेम है, एक ही लाइन में आ रहा है। सो यही फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल को जस्टिफाई करता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते तो जरूर हैं, पर वो फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो वो इतनी फास्ट होता है, मॉलिक्यूल इतनी फास्ट वाइब्रेट करता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का चेंज ज़्यादा हमें विजिबल नहीं होता। ठीक है जी, चलो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, तो आप ये पॉइंट मेंशन करोगे। इसमें आप एक चीज़ ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहा, ठीक है, तो ट्रांजिशन को हमने दिखाई दिया, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ट्रांजिशन कहाँ हुआ, ए से सी पॉइंट में हुआ। ए क्या था, ग्राउंड स्टेट, और सी क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रांजिशन जरूरी नहीं है कि 0 से 0 में ही होगा, 0 से 1 होगा, डिपेंडिंग कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल में ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। यही रीजन है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उसमें हम कोई सिंपल सिलेक्शन रूल नहीं बता सकते कि ट्रांजिशन V इज इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 में होगा, या डेल्टा V इज इक्वल टू +1 -1 में होगा। ये हम डिफाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, डिपेंडिंग कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहे उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन होता है। सो ये पॉइंट भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बाकी लास्ट पॉइंट आप यही बता सकते हो कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें कंटिन्यूस हमें एक साथ लाइंस दिखती हैं, वो बैंड्स की फॉर्म में मिलता है, और इसको हम कंटिन्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल। थर्ड क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। In electronic spectrum, why there are no simple selection rules for transition among vibrational levels? ठीक है जी, तो ये मैं अभी जो आपको पॉइंट बता रही थी ना बच्चों, इसमें आप वही पॉइंट लिखोगे, ठीक है, कि अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में जो ट्रांजिशन होता है वाइब्रेशनल लेवल्स में, उसमें कोई हम सिंपल सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा, इसके अकॉर्डिंग अलाउड ट्रांजिशन होगा, इसके अकॉर्डिंग फॉरबिडन होगा। जैसे हम वाइब्रेशनल में फिक्स कर देते हैं, रोटेशनल में फिक्स कर देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में नहीं होता है। रीज़न आप यही बताओगे कि क्योंकि इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन सेम रहता है, तो आप ट्रांजिशन जैसे हमने देखा भी था कर्व में कि जब भी नया वाइब्रेशनल लेवल आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो वो कौन सा एनर्जी लेवल होगा, दैट विल डिपेंड एंटायरली ऑन द इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन टू रिमेन सेम। सो इसमें हम इजीली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है, किसी भी लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल से किसी भी हायर वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो हम सिलेक्शन रूल से उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलो ये 2 मार्क्स में आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टर्म्स पैरिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट एंड टर्म सिंबल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर द सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारी टर्म्स आपकी कवर हो रही हैं। देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, उन्हें हम यहाँ पे समझेंगे। बच्चों यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो आपने ना जो लास्ट आपका सेमेस्टर था थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो वहाँ पे हमने कुछ टर्म्स सीखी थी कि टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है,
टर्म सिंबल्स क्या होते हैं, ये सब हमने सीखा था एंड इसके लिए वीडियो अवेलेबल भी है मेरे चैनल पर। बट क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही डिटेल टॉपिक है। एंड आप देखना अभी जब हम डिस्कस करेंगे ना तो आपको डिस्कस करते करते ही सब याद आ जाएगा, क्योंकि वो सेम चीज़ें ही यहाँ पे रिपीट होनी है, बस थोड़ा सा बस उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की टर्म्स में हम बात कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ही था, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ही हैं। ठीक है, तो वही सेम टर्म्स यहाँ पे यूज़ होंगी। तो इस आंसर में हमें कौन कौन सी टर्म समझनी है, पैरिटी क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, टर्म सिंबल क्या होता है, एंड सिलेक्शन रूल्स भी बताने हैं। तो क्योंकि चारों पार्ट अगर पूछे गए तो इसकी वेटेज मिनिमम 4 मार्क्स तो होगी ही, है ना, हर पार्ट एटलीस्ट आप 1 मार्क की वेटेज में रखोगे। चलो इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरिटी की। तो बच्चों पैरिटी टर्म को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये ना जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, जिस स्टेट की हम बात करें उसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को बताता है। ठीक है, सिमेट्रिक है या नहीं वो हम पैरिटी से उसकी बता सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में इन्वर्जन कराते, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इन्वर्जन हो रहा है तो इन्वर्जन के बाद साइन चेंज होता है या नहीं, उससे हम पैरिटी बताते हैं। अगर साइन चेंज हो जाता है हमारे वेव फंक्शन का आफ्टर द इन्वर्जन तो हम उसको बोलते हैं कि वो जेरेड है, उसका साइन जी होता है और उसको हम बोलते हैं इसकी पैरिटी जेरेड है। अगर इन्वर्जन कराने के बाद वेव फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं अनजेरेड। ठीक है, अनचेंज्ड, या फिर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, सो उसको हम पैरिटी यू बोलते हैं। तो इसमें दो तरह की आपकी पैरिटी होगी, जी जेरेड और यू अनजेरेड या फिर अनचेंज, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आप यही 2-3 लाइंस मेंशन करोगे। सेकंड पार्ट जो पूछा गया है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट। अब ये मल्टीप्लिसिटी क्या होती है बच्चों, ये भी हमने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया था। जो हमारा कोई भी स्टेट है उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसको हम 2s+1 से कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी यानी कि एस की वैल्यू 0 है, जैसे अगर कोई स्टेट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, अपवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसकी स्पिन की वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी हाफ हो जाएगी। अगर उसी स्टेट में यानी कि उसी लेवल पे एक और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए तो +½ और -½ कैंसिल होके स्पिन क्या हो जाएगी 0। तो एस की वैल्यू 0 होगी। उस केस में हम इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या बोलेंगे, टोटल जो मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1 दैट विल बी 2 × 0+1 यानी कि 1। ऐसी स्टेट को हम सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। इसी में अगर हमारी टोटल स्पिन की वैल्यू हाफ हो तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2 × ½ + 1 यानी कि 2, इसको हम डबलेट स्टेट बोलते हैं। यहीं पे अगर हम स्पिन की वैल्यू 1 ले ले टोटल, ठीक है, मान लो कि एक हमारा दो हमारे इक्वल एनर्जी के लेवल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो +½ यानी कि टोटल स्पिन 1। इस केस में टोटल मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2 × 1+1 दैट इज 3, इसको हम ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। यही सब क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट। थर्ड पॉइंट टर्म सिंबल। अगर हम टर्म सिंबल की बात करें तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन को ही हम टर्म सिंबल बोलते हैं। टर्म सिंबल में हम क्या क्या लिखते हैं, उसकी मल्टीप्लिसिटी भी इंक्लूड करते हैं, पैरिटी भी इंक्लूड करते हैं, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसके लिए भी हम सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे मिलकर हमारा टोटल टर्म सिंबल बन जाता है मॉलिक्यूल का। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे सेंटर में हम क्या लिखेंगे, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है वो सिंबल कैसे आता है उनका, डिपेंडिंग कि उनका जो कंपोनेंट है टोटल वो कितना बन रहा है। लाइक अगर एंगुलर मोमेंटम टोटल 0 बन रहा है तो सिंबल हम सिग्मा यूज करेंगे, प्लस या -1 है तो पाई यूज करेंगे, प्लस या -2 है तो हम डेल्टा यूज करेंगे। ठीक है जी, तो सेंटर वाला सिंबल आ गया। अब इसी के लेफ्ट में सुपरस्क्रिप्ट में हम मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं और इसी के सबस्क्रिप्ट में राइट में हम क्या लिखते हैं, पैरिटी। जैसे कि आप एग्जांपल देख भी सकते हो। अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं H2+ का, H2+ एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है जिसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है 0। अभी मैंने बताया 0 के लिए सिंबल क्या होगा, सिग्मा, तो सिग्मा सिंबल हो गया। अब H2+ में मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्पिन हाफ हो गई, मल्टीप्लिसिटी हो गई 2s+1 दैट इज 2, है ना जी।
पैरिटी की बात करें तो इसमें जो पैरिटी होती है वो जेरेड होती है, यानी कि इन्वर्जन के बाद जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसका जो ओवरऑल टोटल टर्म सिंबल आ गया दैट इज 2 सिग्मा जी। इस तरह से आप सिंबल इसका बना सकते हो और सिंबल्स के बारे में आप ये कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट आर दी सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सो आपको 3-4 कुछ सिलेक्शन रूल हैं, 4 सिलेक्शन रूल्स हैं। इनको आप हेडिंग डालोगे सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और चारों सिलेक्शन रूल्स को पॉइंट वाइज अपने आंसर में मेंशन करोगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिलेक्शन रूल, only those transitions are allowed between different states for which difference in the component of orbital angular momentum along z axis is equal to either 0 और प्लस और -1। यानी कि जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम का चेंज है दो लेवल्स के बीच में, या तो वो 0 ही रहे या फिर प्लस या -1 हो जाए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना हो, तभी हम उसको मानेंगे कि सिलेक्शन रूल अलाउड है। जैसे अगर सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन है अलाउड है, सिग्मा से पाई ट्रांजिशन है अलाउड है, बट सिग्मा से डेल्टा क्योंकि उसमें 2 एनर्जी लेवल्स का चेंज रहेगा तो वो अलाउड नहीं है। क्लियर। सेकेंड सिलेक्शन रूल, सिग्मा मतलब इसमें बेसिकली हम ये बोलते हैं कि जो हम साइन लगाते हैं इसमें ना हम ऊपर साइन भी लगाते हैं, प्लस साइन और माइनस साइन। प्लस साइन डोनेट करता है अगर हमारा ईगन फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है और माइनस साइन डिनोट करता है अगर ईगन फंक्शन चेंज हो रहा है किसी भी रीजन से। तो अगर साइन ऊपर प्लस या माइनस का लगा हुआ है तो उसी केस में इस सिलेक्शन रूल को हम देखेंगे। साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर प्लस साइन है तो ट्रांजिशन के बाद भी प्लस साइन रहना चाहिए, अगर माइनस साइन है तो ट्रांजिशन के बाद भी माइनस साइन ही रहना चाहिए, तभी वो सिलेक्शन रूल अलाउड होगा। नाउ द थर्ड सिलेक्शन रूल, द ट्रांजिशंस आर अलाउड ओनली बिटवीन द स्टेट्स हैविंग सेम मल्टीप्लिसिटी। यानी कि जो हम अभी टोटल मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की बात कर रहे थे ये उसी के रिगार्डिंग है कि वही ट्रांजिशन अलाउड होंगी जहां दो स्टेट्स के बीच में मल्टीप्लिसिटी सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजिशन 1 मल्टीप्लिसिटी से यानी कि सिंगलेट स्टेट से हो रहा है तो सिंगलेट में ही हो, ट्रिपलेट से हो रहा है तो ट्रिपलेट में ही हो, डबलेट स्टेट से हो रहा है तो डबलेट में ही हो, मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लिसिटी में चेंज आ रहा है दैट मीन्स दैट ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। द लास्ट सिलेक्शन रूल सेज द ट्रांजिशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय चेंज इन पैरिटी। यानी कि जैसे अभी हमने बात की मल्टीप्लिसिटी तो सेम रहनी चाहिए बट जो पैरिटी है वो जरूर चेंज होनी चाहिए। अगर पैरिटी चेंज होगी तो ही सिलेक्शन रूल अलाउड होगा, अगर पैरिटी चेंज नहीं होगी तो वो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल फॉरबिडन कहलाया जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल पहले जेरेड से अनजेरेड हो गई या फिर अनजेरेड से जेरेड में ट्रांजिशन हुआ तो वो ट्रांजिशन अलाउड है। अगर जेरेड से जेरेड में और अनजेरेड से अनजेरेड ट्रांजिशन है दैट मीन्स वो फॉरबिडन है। इसी वाले सिलेक्शन रूल को हम लेपोर्टे सिलेक्शन रूल भी बोल सकते हैं। सो ये 4 सिलेक्शन रूल है जो फॉलो किए जाते हैं एंड जिनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड या फॉरबिडन होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर टर्म सिंबल्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया और बच्चों इसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया टर्म सिंबल्स के बारे में। तो जितना हमने टर्म सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया सिर्फ वो वाला पोर्शन आप इस आंसर में लिख दोगे। ठीक है जी। चलो मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन, व्हाट आर जेरेड ऑर्बिटल्स। ये भी हमने पैरिटी में डिस्कस किया, ये अलग से आपका 1 मार्क में पूछा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। सो इसमें आप क्या लिख दोगे, सिंपली the molecular orbital which does not change spin upon inversion is known as Gerard orbital. It is denoted by G. तो आप सिंपल ये लिख दोगे 1 मार्क में। Now question number 7. What does symbol 3 sigma G minus signify as used in electronic spectroscopy? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछा हुआ है कि सिंबल दिया और बताया कि इसके सिग्निफाई बताओ। तो ये आप सिंपली सिलेक्शन रूल्स वाले और जो हमने ऊपर जो टर्म्स क्लियर की ना उसी के अकॉर्डिंग इसको बता सकते हो। आपको एक सिंबल दिया, आप इसमें हर टर्म को एक्सप्लेन कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 3 सिग्मा जी माइनस, तो इसमें आप क्या बताओगे कि जो सिग्मा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अलोंग वो कितना है 0, क्योंकि हमें पता है 0 के लिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं सिग्मा। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जी आ रहा है सिंबल में तो हम बताएंगे जी रिप्रेजेंट्स ओवरऑल पार्टी ऑफ द मॉलिक्यूल इज जेरेड, दैट इज मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज स्पिन अपॉन इन्वर्जन। अगर इन्वर्जन हम कराएंगे भी तो स्पिन चेंज नहीं होगी, इट इज स्पिन चेंज हो जाएगी ना, इट इज स्पिन विल चेंज अगर जी है तो, है ना।
चलो नेक्स्ट, इसमें और हमें क्या दिया हुआ है, 3 सिंबल यूज हुआ है, यानी कि जो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी है दैट इज 3। तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 3 कब होता है, ऑब्वियसली जब स्पिन यानी कि s की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रिपलेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी बच्चों, वो कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, इसको आप प्लीज क्लियर कर लेना। जो वो जी सिंबल है जेरेड वाला, वो जब चेंज नहीं करता साइन तभी हम उसको जेरेड बोलते हैं, और जब साइन चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनजेरेड। ठीक है जी, वो अनजेरेड चेंज होने पर अनचेंज यू से उसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है, साइन चेंज नहीं हुआ तो जेरेड, साइन चेंज हो गया तो अनजेरेड। इसको प्लीज क्लियर कर लेना ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. 8th question states that explain how excited molecules can be in singlet state or triplet state which has lower energy. इस क्वेश्चन में उसने सिंपली ये बताया है कि अगर कोई एक्साइटेड मॉलिक्यूल है तो हमें कैसे पता लगेगा वो सिंगलेट स्टेट में और ट्रिपलेट स्टेट में है। और बच्चों सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट में भी लोअर एनर्जी हो सकती है और हाई एनर्जी हो सकती है, तो इसको आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो आप सबसे पहले क्या बताओगे कि ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो जब कोई मॉलिक्यूल लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल्स में और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। यही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है तो उस टाइम पे जो हमारे स्टेट मतलब जो हमारी स्टेट है उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, उसी को हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपने स्टेट की टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन देखेंगे, दैट इज कैपिटल एस। उसको यूज करके हम उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s+1 की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, उस केस में जो उसकी टोटल स्पिन है वो ऑब्वियसली 0 होगी और जो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो होगी 1। तो हम बोल सकते हैं इस केस में जो मॉलिक्यूल है दैट इज इन सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अगर मान लो इसी में किसी स्टेट में फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद मॉलिक्यूल पेयर्ड थे पहले तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांसफर हो गए। अब एक्साइटेशन हो गया, ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज में हुआ मान लो और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, तो इनकी स्पिन +½ -½ कैंसिल हो जाएगी। उस केस में भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 0 और टोटल स्पिन 1। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि सिंगलेट ही रहा बट क्योंकि ट्रांजिशन हुआ तो इसलिए सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब ट्रिपलेट स्टेट कौन सी होगी, उस केस में जहां पे एक्साइटेशन होने के बाद स्पिन चेंज ना हो, मतलब जैसे स्पिन दोनों क्लॉकवाइज ही रहे, नीचे +½ थी तो ऊपर जो दूसरा वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था वो ऊपर ट्रांसफर होके क्लॉकवाइज में ही चला जाए, तो दोनों की स्पिन +½ हो गई, तो टोटल स्पिन कितनी हो गई, 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस केस में हम मॉलिक्यूल को बोलेंगे वो कहाँ प्रेजेंट है, इन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो इस क्वेश्चन में आप तीनों टर्म्स क्लियर करोगे, सिंगलेट स्टेट क्या होती है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। 2 मार्क्स में बच्चों ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। 9th question, what are chromophores, which type of electronic transitions take place in them among the orbitals and why। 3 मार्क्स में बच्चों आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, आप सबसे पहले बताओगे क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल दोगे एंड देन बस ये बता दो कि इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रीफर की जाती है। तो देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में वो पार्ट जो उस मॉलिक्यूल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कलर इम्पार्ट करता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप को या उस पार्ट को हम क्रोमोफोर बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये कलर शो क्यों होता है, उसका रीजन तो बिल्कुल सिंपल है। जब मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है विजिबल या फिर यूवी रीजन में, और उसमें से कुछ लाइट को एमिट करता है, कुछ को ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट करता है, तो उस केस में जो एब्जॉर्प्शन हुआ सर्टेन वेवलेंथ का विजिबल रीजन या यूवी रीजन में, उसकी वजह से ही कलर इम्पार्ट होता है। ऐसे कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डायजो ग्रुप N डबल बॉन्ड N प्रेजेंट होता है, कुछ कंपाउंड्स जिनमें लॉन्ग कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होता है डबल सिंगल बॉन्ड्स का, जैसे एरोमेटिक रिंग्स में भी होता है। ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम क्रोमोफोर बोल सकते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोसो, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, सल्फॉक्साइड्स, ये सब भी क्रोमोफोर ग्रुप्स होते हैं।
अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन सा प्रेफर किया जाता है? तो ऐसे क्रोमोफोर्स में जब एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रोड्यूस होता है। इसमें जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं उसमें जो टोटल पाई ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अलॉन्ग ही जब ट्रांजिशन होता है तो वही ट्रांजिशन सबसे कॉमन होता है क्रोमोफोर्स में। बेसिकली सबसे ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल ट्रांजिशन कौन सा होता है? जो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा पाई बॉन्डिंग, उससे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें जब एक्साइटेशन होता है वो वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा कॉमन ऑब्जर्व्ड है क्रोमोफोर्स में। तो ये आपको पॉइंट मेंशन करना कंपल्सरी है, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन सिग्मा, पाई, एन एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स। बच्चों ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता ही है, हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वाला यूनिट ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें पर्टिकुलर कुछ ट्रांजिशंस होते हैं जो सबसे ज़्यादा हम स्टडी करते हैं, ठीक है। दोज ट्रांजिशन आर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार, बोल सकते हैं एन टू पाई स्टार, है ना, एन टू सिग्मा स्टार, ये सभी कॉमन ट्रांजिशन होते हैं। अब ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होते हैं, ठीक है, कौन से वाले कॉमन है और किस मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होते हैं, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हेडिंग डालोगे कौन सा ट्रांजिशन है, कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले ना आप स्टार्ट करने के लिए यही बता दो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है। जो हमारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, वही जो हमारा होमो होता है वो हमारा ग्राउंड स्टेट का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होता है, लूमो में, यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जनरली। तो होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है। कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ट्रांजिशन हो। ये एब्जॉर्प्शन जनरली 120 से 200 नैनोमीटर एनर्जी का होता है, ठीक है। ये जनरली फार अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है और कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, प्रोपेन, ये इसको शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें ऑब्वियसली पाई जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उससे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है। ये कौन शो करते हैं? जनरली वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनिल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर एरोमेटिक रिंग्स और कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी इसको शो करते हैं। ये दोनों ही सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार क्या है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन है जिसमें नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में हो। तो नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में 2 ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, या तो एन टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें डबली बॉन्डेड हीटेरोन्यूक्लियर एटम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड O, इन सब में, ठीक है जी। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे मिथाइलमीन, मिथाइल आयोडाइड, जिसमें पाई ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, उसमें एन से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो जाता है इसलिए। सो इसमें आप ये सारे ट्रांजिशन एग्जांपल्स मेंशन करोगे। मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टेकिंग प्लेस बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सो इसमें भी जब भी आपको आंसर एक्सप्लेन करना है तो आप पहले यही बताओगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन बता दो 2 लाइन में कि ये 4 तरह के ट्रांजिशन होते हैं, फिर आप ये बताओगे कि कार्बोनिल कंपाउंड में पर्टिकुलरली 3 इसमें से ट्रांजिशन पॉसिबल है, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार। इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन नहीं होता, बाकी तीनों ट्रांजिशन शो होते हैं। इसको आप डायग्रामेटिकली शो भी करते हो, लेवल बना के आप शो कर सकते हो कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। पाई वाले इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग वाले भी पाई स्टार में जा सकते हैं, और नॉन बॉन्डिंग वाले सिग्मा स्टार तक में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर मैक्सिमम इसमें आपको पूछा जाए तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात की है तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाकर भी दिखा सकते हो कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। Clear? Now question number 12. Explain intensity of electronic band on the basis of electronic transition. What is the effect of
पोलर सॉल्वेंट। सो बच्चों इस केस में ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स जो हमारे आ गए, हमने बता दिया कि 4-5 तरह की ट्रांजिशन होती है, उनमें जो बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं उनकी इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा पूछा है, एक शॉर्ट पैराग्राफ, और पूछा है कि इस इंटेंसिटी पे अगर हम सॉल्वेंट ले ले कोई पोलर तो उससे इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं जो कि आपके सिलेबस में है, तो वो आप याद कर लेना और उनको लिखाना। सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड की इंटेंसिटी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो हमें हमेशा से ही पता है ना, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ओवरलैप कितना ज़्यादा है। जो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है और जो एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन है उनके बीच में जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उसी के हिसाब से हम इंटेंसिटी बता सकते हैं। जितना ज़्यादा ओवरलैप उतनी ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैंड की इंटेंसिटी हमें मिलेगी। पुअर ओवरलैप होगा तो पुअर इंटेंसिटी होगी, अच्छा ओवरलैप होगा तो अच्छी इंटेंसिटी मिलेगी, है ना। अब देखो ट्रांजिशंस अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें N टू पाई स्टार ट्रांजिशन में तो अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता, बट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में अच्छा ओवरलैप होता है। तो N टू पाई स्टार अगर ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स में तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले बैंड के। तो एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप मेंशन करोगे। उसके बाद अगर हम बात करें किसी मीडियम की, तो अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हो, ठीक है, यानी कि अगर हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हो तो उस केस में जो ये N टू पाई स्टार ट्रांजिशन है जिसकी इंटेंसिटी हम बोल रहे थे वीकर होती है, ये बिल्कुल डिसअपियर ही हो जाता है। क्योंकि देखो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे लोन पे प्रेजेंट है उनका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ट्रांसफर कहाँ होगा, ट्रांसफर इसमें यूवी रीजन से भी फार अवे हो जाता है, तो उसी की वजह से इसका बैंड ऑब्जर्व नहीं होता विजिबल रीजन में। अब अगर हम सॉल्वेंट की पर्टिकुलरली बात करें कि सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होगा, तो अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट ले ले जो हमारे फंक्शनल ग्रुप का प्रोटोनेशन करा दे तो उससे क्या होगा, हमारी इंटेंसिटी पे ऑब्वियसली एक इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो सॉल्वेंट इफेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफाइन करने में कि कौन सी ट्रांजिशन होगी, है ना। इस सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से जो N से पाई स्टार ट्रांजिशन है वो कई बार ऑल्टर हो जाती है, कई बार विजिबल नहीं होती है, तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप ये बता सकते हो कि सॉल्वेंट चेंज होने से कई बार क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं उसमें शिफ्ट आ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ आप नाम मेंशन कर देना, ज़्यादा इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें 4 तरह की शिफ्ट होती है, उनके नाम आप मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले आप ये लिखोगे, ड्यू टू दी पोलर सॉल्वेंट समटाइम्स देयर अकर्स अ शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन बैंड एंड देयर इंटेंसिटी चेंजेस। Shifts are bathochromic shift, hypochromic shift, hyperchromic shift और hypochromic shift, ठीक है। ये आपके अलग अलग शिफ्ट्स होते हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो। सो बच्चों इसी के साथ आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बार बार पूछे गए हैं वो कवर हो गए हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ये बहुत बार पूछा गया 12th वाला। इसके अलावा जो फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल है वो तो बहुत ज़्यादा बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक ही हैं आपको जो जनरल प्रिपेयर करने हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।